जय हिंद दोस्तों और वेलकम टू डार्क हॉर्स। आप बने हैं डार्क हॉर्स के साथ। और यूपीएससी का हम देख रहे थे। करंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के यूपीएससी प्री में, उसका मैंने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था पिछली वीडियो में, और इसमें फिर डाल रहा हूँ अगला सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर का क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो सेट ए में क्वेश्चन नंबर 19 है, जो मेरा सेट था, सेट ए था मेरा, और मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था, गेस से सही हो गया था। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में क्वेश्चन था। तो ये 2017 में आया था स्कीम, और इसको 2020 में मोदी साहब ने लाल किले से बिल्कुल इसको रिन्यू किया था आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था, तो इसके बारे में तभी ये चर्चे में था। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो सेंट्रल का मिशन है। तो कोई भी सेंट्रल मिशन अगर जारी करता है, कोई भी, जैसे सेंट्रल का मिशन ये भी हो गया, और बहुत सारे जो सेंट्रल के मिशन है, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो सेंट्रल से रिलेटेड हो बेसिकली, और जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो ऐसा। तो आप इसको ध्यान में रखें। ये लॉन्च हुआ था 2017 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 2017 में इसका गठन हुआ था, और ये मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये तो जाहिर सी बात है, जब हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा। तो इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और विथ नेशनल, इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो था, जो 2017 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी था। और 2-3 पॉइंट आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसमें, जो बिल्कुल मैंडेटरी है, और यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो नॉट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट वॉलंटरी, मतलब कोई भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर ये बाध्य नहीं होगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को फॉलो करना ही करना है, बट वॉलंटरी होगा, मतलब कर सकता है वो। तो ये एक चीज़ आप याद रखेंगे, इट्स नॉट मैंडेटरी, मतलब नहीं करना ही करना है, दबाव देके उसको कराना ही है, नहीं तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वॉलंटरी। तो ये याद रखें। और क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन था, जो पहला इसमें स्टेटमेंट था, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। तो मस्ट को तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, मस्ट हो गया, और बहुत सारा ओनली हो गया। ये तो हॉट हॉट क्वेश्चन है, तो इसको आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा जो मैंने लिखा है यहाँ पे, नॉट एवरी सिटीजन पार्ट ऑफ इट बट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि एवरी सिटीजन, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी सिटीजन टू बी अ पार्ट ऑफ द डिजिटल मिशन। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि एवरी सिटीजन को पार्ट होना ही होना है डिजिटल मिशन में, तभी उसका हेल्थ चेकअप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन, बट हाँ, कोई भी अगर पार्ट लेना चाहता है आयुष्मान डिजिटल मिशन में तो वो पार्ट ले सकता है। तो इट्स ऑल्सो नॉट अ मैंडेटरी थिंग्स। तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, और हॉस्पिटल के ऊपर भी मैंडेटरी नहीं है, तो दोनों मैंडेटरी नहीं है। ये चीज़ आप एक्सेप्शन इसका याद रखेंगे। इसका फीचर्स हो गया, इसमें हेल्थ का आईडी आपको मिलेगा, प्रोफेशनल हेल्थ केयर मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जिसमें मेडिसिन अवेलेबल हो जाता है कम दामों में, आपने लिया होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। और आभा मोबाइल ऐप है इसके तहत, इसमें एक एप्लीकेशन देता है जिसमें आप अपने हेल्थ का रिकॉर्ड रख सकते हैं सेव करके, उसमें बाद में उसको चेक कर सकते हैं। और एक और टर्म था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स करके एक टर्म है, तो इसको आप देख लें बस। इट्स फॉर फ्रेमवर्क फॉर टेक्निकल एंड प्लस प्रोडक्ट टेस्टिंग विच हेल्प प्राइवेट प्लेयर कैन टेक पार्ट। तो बिल्कुल इसमें है कि प्रोडक्ट और टेस्टिंग के लिए इसको बस फ्रेमवर्क किया गया था, और ये हेल्प करता है प्राइवेट प्लेयर को कि इसमें पार्टिसिपेशन कर सके, किसमें, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। तो ये रहा ऑल अबाउट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और दूसरा जो ऑप्शन था, दूसरा जो जी ऑप्शन था, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी, अल्टीमेटली उसका पार्ट नहीं होगा। और तीसरा जो है, इट्स सीमलेसली पोर्टेबल अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। तो ऑल द कंट्रीज में पोर्टेबल है, तो ये तो सही है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही था दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा इसमें। नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ सेट ए, जो कि यूपीएससी 2022 में पूछा गया था टी बोर्ड के बारे में। तो टी बोर्ड के बारे में जानना है तो मैंने कॉफ़ी बोर्ड के बारे में भी लिख दिया है कंपेयर करके, तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो टी बोर्ड स्टेचुरी बॉडी है, तो स्टेचुरी बॉडी जितने भी होते हैं, पूछा जाता है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपना पावर किसी लॉ से। तो 1953 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टी बोर्ड को। और जैसा कि ये स्टेचुरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, और मेंबर इसमें जितने भी होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये रहेंगे। अब बोर्ड एवरी 3 ईयर में इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, 3 साल के रोटेशन में इसका बोर्ड का मीटिंग होता है। इसका हेड ऑफिस है कोलकाता, टी बोर्ड का हेड ऑफिस कोलकाता है। और इसमें पूछा गया था यूपीएससी में कि टी बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ है, वो बेंगलुरु दिया था, जो कि बेंगलुरु है कॉफ़ी बोर्ड का हेड ऑफिस। तो बहुत सारे लड़कों ने गलत किया था, मेरा सही हुआ है। ओवरसीज़ ऑफिस मॉस्को में है, दुबई में है, हैम्सबर्ग में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है। और जो मॉस्को का पूछा गया था 2022 के प्री में क्वेश्चन, इसलिए पूछा गया था क्योंकि वो ऑपरेट होता है इंडियन एम्बेसी के द्वारा। ये इंडियन एम्बेसी के अंडर आता है मॉस्को का जो ओवरसीज़ ऑफिस है, इसलिए पूछा गया था।
और डायरेक्टली क्वेश्चन था, द बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को। तो मॉस्को के बारे में पूछा गया था दोस्तों, 2022 के करंट का क्वेश्चन है ये। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है हमारा चाइना, दूसरे नंबर पे हम आते हैं चाइना के बाद। और हमारे इंडियन स्टेट की बात करें तो असम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, मेघालय में, मिजोरम में, ऑलमोस्ट इंडिया में कुछ बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे होता है टी प्रोड्यूसिंग। और कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ कॉफ़ी एक्ट 7 ऑफ 1942 के तहत इसको गठित किया गया था। तो ये थोड़ा पेचीदा आपको लगेगा क्योंकि टी बोर्ड है 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हुआ था, लेकिन ये पहले हुआ था। तो ये पहले गवर्नमेंट बॉडी था। आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ 1995 के बाद इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, तो ये प्राइवेट बॉडी में फिर आ गया था। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था 1942, विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ कॉफ़ी एक्ट ऑफ 7 ऑफ 1942। और जैसा कि मिनिस्ट्री दोनों में सेम रहेगा, काम सेम है, मिनिस्ट्री भी सेम, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसमें भी रहेगा। मेंबर उसमें 31 है, तो कॉफ़ी पीने वाले ज़्यादा है, मुझे लगता है कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो 33 है मेंबर्स इसमें 31 है, ऐसा याद रखें, ऐसे तो चाय ज़्यादा पीते हैं लोग। तो मेंबर्स 31 रखें टी बोर्ड में, 33 रखें कॉफ़ी बोर्ड में। और इसका हेड ऑफिस मैंने बताया था कि बेंगलुरु पूछा गया था टी बोर्ड के जगह पे, जो कि प्री का क्वेश्चन था उसमें गलत था। तो इसका कॉफ़ी का हेड ऑफिस है बेंगलोर में। और इसके टाइप्स हैं, अरेबिका टाइप्स हैं, रोबुस्ता टाइप, ये याद रख लें आप। और ये वेस्टर्न घाट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में होता है। बेसिकली 4 स्टेट हैं जहाँ पे कॉफ़ी का ज़्यादातर इसका उत्पादन होता है। और जो टॉप प्रोड्यूसिंग है वो ब्राज़ील है, वियतनाम है जो टॉप में है, और इंडिया आता है 7 नंबर पे। ये रहा दोस्तों करंट का क्वेश्चन। और करंट से रिलेट करके देखें कैसा पूछता है। टी बोर्ड के बारे में पूछ लिया, तो मैंने कॉफ़ी बोर्ड भी समझा दिया आपको। तो ये होप आप माइंड में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 ऑफ सेट ए ऑफ 2022 का करंट अफेयर क्वेश्चन में, 2000 प्री का क्वेश्चन में टर्की के स्टेट के बारे में पूछा गया था। टर्की के स्टेट है क्या, साउंड क्या कर रहा है, टर्किक स्टेट, जो अराउंड टर्की होंगे वही टर्की के स्टेट होंगे और क्या। तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था 2009 में। 4 फाउंडिंग मेंबर है इसके, TAK मीन्स तजिकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये पूछा गया था सिंपली यूपीएससी के क्वेश्चन में। 7 समिट होने के बाद 2019 में जो 7 समिट हुआ था इसका टर्की के स्टेट का, तो उज्बेकिस्तान उसमें ऐड किया गया था। तो मैंने कोड बना दिया है कुतक, कुतक करके आप इसको याद रख सकते हैं, KUTAK। यू उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा है और 4 तो फाउंडिंग मेंबर है ये। और ऑब्जर्वर स्टेट 2 इस कंट्री को प्राप्त है, वो हंगेरी है और तुर्कमेनिस्तान है। तो ये रहा ऑल अबाउट टर्की के स्टेट के बारे में। ये कोई स्टेट PCS में भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रख लें आप, कुतक करके याद रख लें। मैंने इसराइल का भी बताया था फॉर्मूला याद रखने का, इसराइल के बाउंड्रिंग कंट्रीज़ का। और G20 का भी बताया था, G7 का भी बताया था, और इजिप्ट का भी बताया था। इजिप्ट में तो 3 ही कंट्री है, उसको तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक बना के कुछ याद रखें दोस्तों, तो आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 2022 के करंट जो प्री में पूछा गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ सेट ए का ग्रीन वॉशिंग करके वर्डिंग था, और इसको 4 स्टेटमेंट दिया गया था कि कौन सा बेस्ट इसको एक्सप्रेस करता है। तो ग्रीन, ग्रीन और वॉशिंग, तो ऐसा वर्ड पूछा जाता है यूपीएससी में जो कि थोड़ा यूनिक रहे। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन इन्वायरमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, तो ऐसा पूछा जाता है। तो ये वर्डिंग फर्स्ट यूज किया था 1986 में, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इन अमेरिका के, जय वेस्टरवेल्ड, उन्होंने यूज़ किया था इसको, कि मिसलीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंपनी प्रोडक्ट साउंड इन्वायरमेंटली गुड और इको फ्रेंडली साउंड, कि इंफॉर्मेशन मिसलीड करने के लिए कि कोई भी जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल या प्राइवेट ऑफिशियल, उसको ऐसा साउंड करे, मतलब ऐसा दिखाए कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, बट वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। जैसे कोई भी अगर प्लास्टिक का अगर दुकान है तो वो प्लास्टिक फॉर्मेशन कर रहा है, फैक्ट्री अगर प्लास्टिक का है, तो अगर वो ऐसा साउंड करे, वो दिखाने की कोशिश करे कि नहीं प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्लास्टिक हम बना रहे हैं, बिल्कुल इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उसमें, तो ये हुआ ग्रीन वॉशिंग। इसको कहते हैं, ये टर्म को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, कि वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है बट वो साउंड ऐसा कर रहा है कि नहीं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है ये। तो ये टर्म था ग्रीन वॉशिंग, पूछा गया था यूपीएससी के 2022 के क्वेश्चन में।